दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक वहीं दूसरी ओर एक ऐसा देश भी है जहां पर औसतन 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति भी नहीं रहता है। साथ ही अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के 8 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या जो है वो पृथ्वी के सिर्फ और सिर्फ 1% क्षेत्र में विस्तारित है। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि 12th बोर्ड्स के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, जो कि बहुत ही अनइवन तरीके से विस्तारित है पूरी पृथ्वी पर। पृथ्वी का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं है। तो आज हम इस पर एक गहन चर्चा करेंगे, जहां पर हम सारे टॉपिक एक एक करके आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे उदाहरण के साथ में। तो जनसंख्या वितरण की अगर हम बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या है उसका 90% जो जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 10% पृथ्वी के भूभाग पर रहती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्र, जो कि 100 में से आप देखें तो 10% बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, जहां पर 90% जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं, क्यों लोग उस स्थान में खचाखच भरे हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पर लोग बहुत ही कम रहते हैं। तो विश्व की लगभग 90% जनसंख्या, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% स्थलीय भूभाग पर निवास करती है। और अगर विश्व की 85% जनसंख्या की हम बात करें, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, और बाकी की 15% कहाँ पर देखने को मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका कारण क्या है कि जो 85% जनसंख्या वहां पर रह रही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमें सारे महाद्वीपीय स्थलीय भूभाग देखने को मिलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो भूभाग कम है और महासागर ज्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमें सिर्फ और सिर्फ 15% जनसंख्या निवास करती हुई देखने को मिलती है। और विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है। तो सभी महाद्वीपों में से एशिया में और यूरोप में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है। तो यहाँ पर हमें जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो जनसंख्या के वितरण के फैक्टर्स है, जो कारक है, वो भी हमें यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगे। अकेले एशिया में विश्व की 60% से भी ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा, मतलब आधी से भी ज्यादा जनसंख्या जो है विश्व की, वो कहाँ रहती है, एशिया महाद्वीप के अंदर रहती है। तो विश्व के 10 ऐसे सर्वाधिक आबादी वाले देश, जहां पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, जिसके 6 देश कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है, बाकी 4 अन्य महाद्वीप के अंदर है। और तो और यहाँ पर हम एक ऐसी बात जानने वाले हैं जो कि जॉर्ज बी क्रेसी ने बोली है। क्या बात कही है उन्होंने, कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग रहते हैं और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि बहुत अधिक स्थानों पर 90% क्षेत्र जो है, इस पर कितने लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग रहते हैं। जबकि 10% स्थलीय भूभाग में कितने लोग रहते हैं, 90% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारक है, जिसमें भौगोलिक कारक भी आएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी आएंगे और आर्थिक कारक भी आएंगे। तो ये सभी कारक जो है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की कि विश्व के 10 ऐसे देश जहां पर विश्व की लगभग 60% से भी ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो वो देश कौन कौन से हैं? कौन सा देश है जो कि नंबर 1 पर आता है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? तो जनसंख्या की टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो नंबर 1 पर आता है, और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। और हाल ही के जो डेटा है उसके अनुसार अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पर भी आ सकता है। तो चाइना, यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप पे, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड चाइना है, उसके बाद इंडिया है, फिर हमें यूएसए देखने को मिलता है, जैसा कि हम यहाँ पर मानचित्र पर देख सकते हैं। चौथा आ जाएगा इंडोनेशिया, जो कि यहाँ पर है। 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया जो कि कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है, फिर बांग्लादेश आ जाता है, फिर रशिया आ जाता है, उसके बाद आता है मोरक्को। तो हमें ये जो सीरीज है ये अच्छे से याद रखनी है
कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तीसरे नंबर पर कौन सी है, और ऐसे ही हमें 10 तक ये क्रम याद रखना है। हो सकता है बोर्ड्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि तीसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हमें पता है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर होगा। तो ये सीरीज जो है, ये जो क्रम है, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक और चीज जो कि मानचित्र के प्रश्न आते हैं बोर्ड्स के अंदर, मान लीजिए आपको यहाँ पर अफ्रीका का ब्लैंक मानचित्र दिया गया है या पूरे विश्व का दिया गया है, जिसमें एक एरिया जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड है, जो कि है नाइजीरिया। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा कि 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर आपको नाम याद होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नाइजीरिया है। ऐसे ही आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा हिंट के तौर पर, और फिर आपको मैप में फिल करना है। अब यहाँ पर मोरक्को भी आ सकता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नाइजीरिया भी हो सकता है। तो ऐसे ही चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर मानचित्र का प्रश्न हो, आपको ये सभी डेटा जो है वो क्रम अनुसार याद करने होंगे। तो ये तो बात हुई विश्व की 10 ऐसी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, घनत्व, डेंसिटी क्या होती है। तो एक भूभाग के, एक विशेष भूभाग पर कितनी जनसंख्या रह रही है, तो उनका जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो सामान्यतः इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो भूभाग है उस पर कितने लोग रह रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी कि एक ऐसा देश जहां पर एक वर्ग किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो क्या हुई, वो वहां की जनसंख्या घनत्व हुआ। इसका सूत्र क्या होगा, घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, कि जनसंख्या में हमें क्षेत्रफल का भाग देना है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होगा, उस क्षेत्र का, विशेष क्षेत्र का घनत्व कितना है। और अगर हम पूरे भारत की जो जनसंख्या घनत्व है उसकी बात करते हैं, तो भारत के अंदर हमें जनसंख्या घनत्व कितना देखने को मिलता है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर विश्व की दृष्टि से बात करें तो विश्व का घनत्व हमें देखने को मिलता है 55 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 55 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो ये जो डेटा है ये भी आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। भारत का घनत्व ऑप्शन दिए हुए होंगे 382, 350, 250, 150। तो सही आंसर क्या है, 382, ऑप्शन नंबर 1। साथ ही अगर हम सर्वाधिक घनत्व वाले देश की बात करें तो वो है मोनाको, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कितने लोग रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में, 23,660 लोग। तो यहाँ पर हम आबादी देख सकते हैं, भारत की दृष्टि से हमने देखा 382, तो भारत में भी कितनी जनसंख्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भारत। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व 23,000 से भी ऊपर है, 23,660। तो कितनी खचाखच वहां पर कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे जो एक बहुत ही छोटे से एरिया में निवास करते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या होंगे, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, या फिर भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे ऐसे कारक जो कि जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अब भारत के गंगा के मैदान की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी बहती है। अब वो क्षेत्र जो है वहां पर कृषि ज्यादा होती है, इसीलिए लोग वहां पर निवास करते हैं। हम आदिम काल से अगर हम उसकी बात करते हैं उस पर्सपेक्टिव से, तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर नदियां बहती है वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। क्या कारण है इसका, क्योंकि हमें पीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। साथ ही कृषि करने के लिए पानी चाहिए, और भी कई सारे कारणों के लिए, जैसे कि खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। उद्योगों के लिए भी पानी चाहिए। पहले के समय पर उद्योग वगैरह नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी कृषि के लिए, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए लोग कहाँ रहते थे, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियां हैं, पानी आसानी से उपलब्ध होता है। तो ये क्या हुआ, एक भौगोलिक कारक हुआ। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे जल की उपलब्धता के बारे में। किसकी बात करेंगे, जल की उपलब्धता, कि मनुष्य जो है उसकी मूलभूत आवश्यकता है जल।
जल ही जीवन है, तो जल के साथ पशुपालन आसान हो जाता है, कृषि आसान हो जाती है, उद्योग भी आसान हो जाते हैं। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हमें यहाँ सिर्फ पीने के लिए पानी, पशुओं को पिलाने के लिए पानी हो, चाहे खुद के लिए हो या कृषि के लिए पानी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमें नौ संचालन संभव दिखाई देता है कि परिवहन पहले के समय से ही और अब तक भी अगर हम देखते हैं तो परिवहन जो है, जिसमें जल परिवहन की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण कारक है। तो नदी घाटियां जो है वो विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है, जहां पर बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। कौन से क्षेत्र? नदी घाटी वाले क्षेत्र। एक तो नदियां मीठा पानी, स्वच्छ जल प्रोवाइड कराती है हमें, तो पीने की दृष्टि से भी क्या है, साफ सुथरा पानी होता है। दूसरे नंबर पर हमें देखने को मिलता है भू आकृति की जो भूमि है वो समतल है, उबड़ खाबड़ है या फिर पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है। समतल मैदान जहां पर मंद ढाल होती है वहां पर लोग ज्यादा बसते हैं, जिसका कारण क्या है कि यहाँ पर कृषि आसान होती है, घर बनाना आसान होता है, सड़कों का निर्माण आसान होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, समतल मैदानों में रहना प्रेफर करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई पठारी क्षेत्र होगा या फिर पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां पर सड़कें बनाना मुश्किल होगा, उद्योग स्थापित करना मुश्किल होगा, घर बनाना मुश्किल होगा, तो आवाजाही करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कृषि भी बहुत ही मुश्किल होती है। तो समतल मैदान, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं गंगा के मैदान की, विश्व का सबसे सर्वाधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है गंगा का मैदान, जो कि कहां पर है, भारत के अंदर स्थित है। तीसरा फैक्टर, तीसरा कारक आ जाता है जलवायु, कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है जहां पर सुखद जलवायु है। तो जलवायु भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। ऐसा क्षेत्र जिसकी जलवायु जो है वो अनुकूल होगी लोगों के रहने के लिए, वहां पर हमें सघन बसावट देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर ऐसा क्षेत्र जहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, तापमान जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा है या बहुत ही गर्म प्रदेश है, तो वहां पर लोगों का रहना कठिन होगा, कृषि में भी बहुत सारी समस्याएं आएगी। इसीलिए आरंभिक काल से ही, इतिहास से ही हमें देखने को मिलता है कि सुखद जलवायु वाले क्षेत्र जो है वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। चौथा कारण हमें देखने को मिलता है मृदाएं। हमने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, कारक की बात की है, जो कि है कृषि। अब कृषि कहाँ होगी, एक तो जहाँ पानी अवेलेबल है, दूसरी जहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ है। तो उस मिट्टी में मिनरल्स नहीं होंगे, खनिज नहीं होंगे, तो जो पैदावार होगी वो अच्छी नहीं होगी, ना ही ज्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि लोग वहां पर कृषि करना प्रेफर नहीं करते। लेकिन ऐसे स्थान जहां पर हमें उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें खासकर हम बात कर रहे हैं उपजाऊ दोमट मिट्टी की, जहां पर गहन कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है, गहन। तो गहन कृषि का आधार है मृदा की क्वालिटी, मृदा की गुणवत्ता। ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है वहां पर कृषि ज्यादा होती है, फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गए भौगोलिक कारक। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आर्थिक कारक की, और तीसरे नंबर पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की। आर्थिक कारक क्या हो गए, कोई क्षेत्र जो कि विकसित है, जैसे कि सिटीज का एग्जांपल ले लीजिए, शहरी क्षेत्र ले लीजिए, जहां पर उद्योग है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज सभी अच्छी है, तो लोग वहां निवास करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर लोग गांव में भी रह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि वो शहर की ओर प्रवास कर जाए, ताकि वहां पर उनको बेटर फैसिलिटीज मिल सके, बेटर सुविधाएं मिल सके। तो ये सभी क्या है, आर्थिक कारक है, जिसमें सबसे पहला हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल्स। तो जो खनिज की अवेलेबिलिटी होगी वो उद्योगों को आकर्षित करेगी, जो उद्योग होंगे वो उस क्षेत्र में बसेंगे। दूसरा हो जाएगा नगरीकरण, ऐसे क्षेत्र जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं, जैसा कि अभी बात की, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, रहने के लिए एरिया अच्छा है, तो लोग वहां पर रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो लाइफस्टाइल होती है लोगों की वो शहरों में बेहतर होती है बजाय कि गाँव के। साथ ही रोजगार की तलाश में भी लोग शहर से गांव की ओर प्रवास करते हैं। तो ये सभी कारक क्या है, बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। इसीलिए लोग जो है शहरी क्षेत्र में हमें जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर ज्यादा लोग बसे हुए होते हैं। तीसरा कारण है औद्योगिकरण। अब ऐसे क्षेत्र जहां पर खनिज है वहां पर उद्योग होंगे, तो औद्योगिकरण होगा तो वहां पर रोजगार का सृजन होगा।
तो उसकी वजह से भी लोग रोजगार की तलाश में उस क्षेत्र में आएंगे और वहां पर बस जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि परमानेंट उसी क्षेत्र के अंदर बस जाते हैं। अब जहां पर औद्योगिकरण है, जहां पर रोजगार ज्यादा मिल रहा है, हमें वहाँ एक और चीज देखने को मिलती है कि वहाँ जो पुरुष जनसंख्या है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पहले के समाज से ही एक सोच रही है लोगों की कि जो पुरुष है वो कमाएगा और स्त्री जो है वो घर चलाएगी। आज के समय पर हमें ये चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो पुरुषों की जनसंख्या होगी औद्योगिक प्रदेश के अंदर वो ज्यादा होती है। चौथे नंबर पर आता है परिवहन का विकास। गांव के अंदर आने जाने के लिए सुविधाएं जो है परिवहन की वो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन नगरों के अंदर ये सुविधाएं क्या होती है, अच्छी होती है। चाहे रेल मार्ग कहें, चाहे सड़क मार्ग कहें या फिर जल मार्ग कहें, तो ये सभी जो है परिवहन का विकास देखकर यहाँ पर लोग आते हैं ताकि उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तीसरे नंबर पर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से हमारा क्या लेना देना है? एक ऐसा समाज जहां पर लोग सही ढंग से रहते हैं, वहां पर धार्मिक भेदभाव नहीं होता है, और ऐसे स्थान जहां पर सांस्कृतिक महत्व, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर पूजा पाठ ज्यादा होता है, जैसे कि वृंदावन देख लीजिए, काशी देख लीजिए, वहां पर लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों के अपने सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। तो लोग वहीं पर बस जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें वो शांति मिलती है, वो पीस मिलती है भगवान की आराधना में। तो वहां लोगों का बसावट ज्यादा हो जाता है और फिर जिस क्षेत्र से वो लोग जा रहे हैं वहां की जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सामाजिक राजनीतिक अशांति से पलायन। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर धार्मिक भेदभाव बहुत ज्यादा है या फिर राजनीतिक अशांति है, दंगे हो रहे हैं, लोग वहां रहना प्रेफर नहीं करते, तो वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवास करेंगे जहां पर शांतिपूर्ण माहौल हो। सरकारी प्रोत्साहन और नीतियां। सरकार ऐसी कई आर्थिक नीतियां लेकर आती है जिससे किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो लोग उस क्षेत्र की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो बच्चों, ये जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, ये बोर्ड्स के एग्जाम में आपका सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें तीनों कारक बताने हैं कि भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। फिर इसमें 1 बाय 1 जो पॉइंट्स है वो लिखने हैं और इन सभी को एक्सप्लेन करना है ताकि आप एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकें। साथ ही लास्ट के अंदर आप आंसर को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, एक 4 लाइन में लिखेंगे कि आपने इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे आंसर में लिखा क्या है। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या को परिवर्तन करने वाले घटक, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे घटक है जो कि जनसंख्या वृद्धि या फिर परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो ये कारण जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। अगर बहुत ज्यादा जन्म दर है तो वहां की जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि दिखाई देती है, और मृत्यु दर ज्यादा होती है तो वहां पर हमें जनसंख्या या तो समान या फिर घटती हुई दिखाई देती है। और तीसरा है प्रवास। मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 100 लोग रह रहे हैं, तो वहां से 50 लोग क्या करेंगे, प्रवास करेंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से ही 100 लोग थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 50 लोग और हो जाएंगे, तो 150 लोग यहाँ पर हो गए। लेकिन जहां से ये लोग निकले हैं वहां पर क्या होगा, ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, तो यहाँ पर घट जाएगी। तो जिस स्थान से लोग निकलते हैं वहां जनसंख्या घट जाती है, और जहां पर जाते हैं, जिसको हम गंतव्य स्थान बोलते हैं, वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे ही प्रवास जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। मान लीजिए गांव से शहर की ओर लोग गए, कितने लोग गए, 50 लोग गए, तो जो शहर की आबादी होगी उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 50 लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं गांव में 50 लोग क्या हो गए, कम हो गए। तो ये क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का वितरण बताता है हमें कि कौन से ऐसे कारक है जो कि इस वितरण को प्रभावित करता है। अब ये 50 लोग उस क्षेत्र में क्यों गए, हो सकता है वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, या फिर वहां पर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, इसीलिए लोग वहां पर क्या करते हैं, पलायन करते हैं या फिर प्रवास करते हैं।
अगर हम बात करें अशोधित जन्म दर की, याद रखिएगा जन्म दर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि अशोधित जन्म दर है। अब यहाँ पर अशोधित या फिर क्रूड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो ये जो क्रूड शब्द है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, लिंग विशेष या फिर आयु विशेष की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई एक विशेष आयु वर्ग हो, जहां पर मान लीजिए 0 से 14 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट जन्म दर और मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, इसीलिए अशोधित शब्द का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे क्या कहलाती है? अशोधित जन्म दर। कि 1000 स्त्रियों पर कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है। मान लीजिए कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है? 200 मान लीजिए, या फिर हम 300 मान सकते हैं। तो ये क्या हुआ? यहाँ की जन्म दर हो गई। इसका फॉर्मूला है CBR, मतलब क्रूड बर्थ रेट इक्वल्स टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि हमने क्या निकाल ली? अशोधित जन्म दर, CBR निकाल ली, जिसको क्या कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे अशोधित जन्म दर की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि अशोधित जन्म दर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये भी हमें याद रखना है। दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं अशोधित मृत्यु दर की, जिसको क्या बोलते हैं? क्रूड डेथ रेट। फिर से अशोधित शब्द का याद रखिएगा कि यहाँ पर हम पुरुष या स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ना ही हम किसी विशेष आयु वर्ग की बात कर रहे हैं कि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें कितनी मृत्यु हुई है, या फिर 59 से लेकर उससे बड़ी आयु के जितने भी लोग हैं उनमें कितनी मृत्यु हुई है। यहाँ पर हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग मरे हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के ऊपर मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है किसको? क्रूड डेथ रेट को, जिसका फॉर्मूला होगा किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूला से। और तो और जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है? हमने 3 फैक्टर देखे यहाँ पर, जो कि थे मृत्यु दर और जन्म दर और प्रवास। तो ये जो तीनों चीज है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब यहाँ पर आपको 2 नए टर्म देखने को मिल रही है, 2 शब्द देखने को मिल रहे हैं जिसके मतलब आपको नहीं पता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं कि आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। तो हम तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं प्रवास या फिर माइग्रेशन की, जो कि फिर से एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसका? जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के वितरण के बारे में। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं या वहां पर पलायन कर देते हैं तो वहां पर जनसंख्या का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 2 ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए 100 है, लेकिन यहाँ से 50 लोग कहाँ चले गए? इस क्षेत्र में चले गए, तो यहाँ पर 150 की जनसंख्या हो गई और यहाँ पर पीछे कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ 50 लोग बचे पीछे। तो यहाँ हमें प्रवास देखने को मिलता है जो कि जनसंख्या के आकार को क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जनसंख्या बढ़ जाती है और एक क्षेत्र में जनसंख्या घट जाती है। तो यहाँ हम माइग्रेशन के संबंधित शब्दावली की बात करेंगे जिसमें हमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिल रही है, शब्दावली देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे पहला क्या है? उद्गम स्थान। अब उद्गम स्थान से हमारा क्या मतलब है? वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं और ये जनसंख्या की कमी को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो ये जो ए प्रदेश है यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? गंतव्य स्थान, जो कि क्या है? पॉइंट बी।
तो गंतव्य स्थान वो स्थान है जहाँ पर लोग आगमन करते हैं और वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। यहाँ से लोगों ने ये जगह जो है उसको छोड़ा, दूसरी जगह पर गए, तो ये गंतव्य स्थान हो गया। और ए पॉइंट क्या देखने को मिलता है? उद्गम स्थान के रूप में देखने को मिलता है। ये तो हो गई उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान की डेफिनेशन। तीसरा है आप्रवास, चौथा है उत्प्रवास। आप्रवास को हम इमिग्रेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन सुनने में लगभग एक जैसी लग रही है, बट इनका मतलब क्या है? अलग अलग है। तो इमिग्रेशन जो है वो होता है कि प्रवासी जो किसी नई जगह पर जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, वो आप्रवासी कहलाते हैं। लेकिन जिस स्थान से वो बाहर जा रहे हैं, जैसे कि ए पॉइंट क्या है? उद्गम स्थान, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो लोग जो है इस क्षेत्र के लिए क्या हुए? उत्प्रवासी हुए। जबकि जिस क्षेत्र के अंदर वो जा रहे हैं वहां के लिए वो क्या हुए? आप्रवासी हुए, जिसको हम इमिग्रेशन भी बोलते हैं। तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए वो क्या हो जाते हैं? उत्प्रवासी हो जाते हैं। याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि जनसंख्या जो है उसको प्रभावित करते हैं, कि प्रवास जो है, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, दो कारक होते हैं। पहला है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। ऐसे फैक्टर्स जो अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी इंसान को वो जगह छोड़ने के लिए क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम प्रतिकर्ष कारक की, जिसको पुश फैक्टर बोला जाता है। दूसरा है अपकर्ष कारक, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुल फैक्टर। पुश फैक्टर, पुश का मतलब क्या है? धक्का। तो ऐसी जो चीजें हैं, अवस्थाएं हैं जो कि लोगों को वो स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, वो क्या कहलाती है? पुश फैक्टर या फिर प्रतिकर्ष कारक। जैसे कि हमने बात की, जो अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां लोग ज्यादा रहते हैं, प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। ठीक वैसे ही हमने राजनीतिक अशांति की बात की थी, सामाजिक अशांति की बात की थी, बेरोजगारी हो गई। ये सभी वो कारक है जो कि लोगों को वो स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ये कारक जो है वो लोगों को उद्गम स्थान, जिसको हम प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं, उसको छोड़ने के लिए विवश कर देते हैं। कारण कौन कौन से है? पहला है बेरोजगारी। अब ऐसा क्षेत्र जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है तो वहां पर गरीबी भी ज्यादा होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे होंगे। दूसरा है रहन सहन की निम्न दशाएं, मतलब जो रहने के लिए घर है, दशाएं हैं, वो क्या है? विपरीत है। तो लोग क्या करेंगे? उस क्षेत्र को छोड़ देंगे। तीसरा है राजनीतिक उपद्रव। चौथा है प्रतिकूल जलवायु। अब राजनीतिक उपद्रव, ऐसा क्षेत्र जहां पर अशांति है, लोग उस क्षेत्र में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र जहां का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, तो लोग उस क्षेत्र को भी छोड़ना प्रेफर करेंगे और एक ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां की जलवायु शांत हो, बजाय कि हार्श होने के। अगला है प्राकृतिक विपदाएं। ऐसा क्षेत्र जैसे कि कोस्टल रीजन्स हो गए जहां पर बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो लोग उन क्षेत्रों को कभी कभार छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो हालात होते हैं वहां पर बाढ़ के, वो लोगों को विवश करते हैं कि वो वहां से चले जाएं। जिसका कारण क्या है कि अब कोई बाढ़ आ रही है किसी क्षेत्र में बार बार, तो वहां पर भूकंप भी आ रहा हो तो लोगों के घर जो है उनको हानि होती है, प्रॉपर्टी को हानि होती है, जान माल सबकी हानि होने के कारण वहां की जो परिस्थिति है वो क्या हो जाती है? प्रतिकूल हो जाती है। फिर है महामारियां। ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत ही बेकार है, तो लोगों को वहां पर बीमारियां होती है। महामारियां जैसे कि प्लेग ज्यादा फैलता है जिस क्षेत्र में, या फिर और जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, जो कि अफ्रीका के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र से लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। अगला है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, लोग वहां भी नहीं रहना चाहेंगे, तो वो एक ऐसा क्षेत्र ढूंढेंगे जहां पर सारी फैसिलिटीज, चाहे हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, या फिर हो सकता है अपॉर्चुनिटी रोजगार की ज्यादा हो, वहां पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ना हो, विकसित क्षेत्र हो, वहां पर लोग जाएंगे। अगला है पुल फैक्टर्स। ऐसे कारक जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस क्षेत्र की तरफ, ताकि वो अपना क्षेत्र छोड़ दें और दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाएं, पलायन कर जाएं। तो ये कारक जो है वो लोगों के गंतव्य स्थान, मतलब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को की ओर आकर्षित करते हैं।
ये तो था प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां पर लोग रहते थे, जहां पर उनका ओरिजिन हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, जिसका कारण क्या है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि काम के बेहतर अवसर, जो कि रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो गई, रहने सहने का जो अच्छी दशाएं, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल का होना, या फिर जीवन व संपत्ति की सुरक्षा और अनुकूल जलवायु हो गई। साथ ही हमें और भी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज। तो ये सभी क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हुए, पुल फैक्टर्स हुए, और लोग किस तरफ बढ़ते हैं, गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां की जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि काम के बेहतर अवसर, जहां पर जैसे कि हमने औद्योगिकरण की बात की थी, ऐसे स्थान जहां पर बहुत ही ज्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है, तो वहां पर औद्योगिकरण होगा, रोजगार का सृजन होगा, तो लोग वहां पर बेहतर अवसर की तलाश में जाएंगे। फिर रहन सहन की जो अच्छी दशाएं हो गई, फिर शांति व स्थायित्व हो गया। ऐसे क्षेत्र जहां पर राजनीतिक और सामाजिक शांति है, वहां पर लोग आएंगे। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और फिर अनुकूल जलवायु। तो ये सभी कारक लोगों को आकर्षित करते हैं एक नई जगह पर जाने के लिए, जहां पर उनको सारी फैसिलिटीज, जीवन में शांति, रोजगार मिलता है और लाइफस्टाइल अच्छी होती है। वहां पर हर प्रकार की फैसिलिटीज, चाहे वो परिवहन की फैसिलिटी क्यों ना हो, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, उसकी वजह से आकर्षित होते हैं। फिर अब हम दो ऐसे मॉडल की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, जिसमें पहला तो दिया है एक ऐसे इकोनॉमिस्ट ने जिसको हम बोलते हैं माल्थस। तो सबसे पहला हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जो कि माल्थस के द्वारा दिया गया था, ये एक। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसको कि डीटीटी बोलते हैं। ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट है जिसको कि हम थॉमस माल्थस नाम से जानते हैं। उन्होंने माल्थस सिद्धांत दिया। कौन से साल में सिद्धांत दिया, सन 1798 के अंदर, 1798 के अंदर माल्थस ने एक सिद्धांत दिया, जो कि कई सारी चीजें हमें यहाँ पर समझने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। इसमें इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो फिर से बोर्ड एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसमें है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। किसकी जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या जो है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि माल्थस ने बोला है जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो खाद्य आपूर्ति है, मतलब जो फसल पैदावार हो रही है, खाने की जो चीजें हैं, वो कम है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी, वहां पर भूखमरी भी हो सकती है, गरीबी भी देखने को मिलेगी हमें ऐसे क्षेत्र पर। तो माल्थस ने अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में व्याख्या की है कि जनसंख्या जो है वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस वृद्धि को बोलते हैं ज्यामितीय वृद्धि, जिसमें जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। दूसरी ओर अगर हम रिसोर्सेज की, संसाधन की बात करते हैं, तो संसाधन जो है वो सामान्य गति से उनकी वृद्धि होती है। सामान्य वृद्धि जो है उसको हम गणितीय वृद्धि भी बोल सकते हैं, कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये क्या हुई, गणितीय वृद्धि हुई। तो इसका परिणाम क्या होगा कि हर 25 वर्ष बाद जनसंख्या जो है वो दोगुनी हो जाती है। लेकिन संसाधन किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, गणितीय वृद्धि से बढ़ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो यहाँ पर हमें एक स्टेबल वृद्धि देखने को मिलती है और जनसंख्या दुगनी होती जा रही है हर 25 साल में। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उन पर क्या आता है, प्रेशर आता है। लोग ज्यादा है, संसाधन कम है, तो सभी की जो पहुंच होगी रिसोर्सेस तक, संसाधनों तक, वो नहीं हो पाती। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको संसाधनों की तरफ बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो काफी ज्यादा, उनकी लाइफ अच्छी है, और कुछ लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है और वो गरीबी से जूझते हैं।
तो ये तो हो गया माल्थस का सिद्धांत, जिसमें जनसंख्या बहुत ही तेजी की रफ्तार से बढ़ती है, जबकि संसाधन क्या हो रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डीटीटी बोलते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके वर्णन को और भविष्य में जनसंख्या की क्या पूर्वानुमान होगा, ये लगाने के लिए ये जो डीटीटी का सिद्धांत है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिद्धांत किसने दिया? दो लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रोपाउंड किया, जो कि है थॉमसन तथा नोटेस्टीन। इन्होंने ये मॉडल दिया और इसकी तीन अवस्था को बताया। ये जो मॉडल है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसको कि हम डीटीटी बोलते हैं, इसके अंदर हमें तीन अवस्थाएं देखने को मिलती है। अब वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहला उच्च प्रजननशीलता, जिसमें जन्म दर उच्च देखने को मिलती है, और उच्च मृत्यु दर। अब कोई क्षेत्र है जहां पर जन्म दर भी क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर भी उच्च है, तो यहाँ पर हमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लोग मर भी ज्यादा रहे हैं और पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वृद्धि क्या होगी, कम। इसके एग्जाम्पल क्या है? वर्षा वनों के आदिवासी या फिर बांग्लादेश के जो निवासी है वो। तो जो वर्षा वनों के आदिवासी है उनमें ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उन आदिवासियों के पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती, और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो वहां पर डेथ रेट भी ज्यादा है। और तो और इन लोगों के पास परिवार नियोजन जैसा ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ की जो जन्म दर है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो परिवार नियोजन का ना होना और हेल्थ फैसिलिटीज का अच्छा ना होना, ये दो कारक है कि ऐसे क्षेत्र में जन्म दर भी ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि हमें कैसी देखने को मिलती है, धीमी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई प्रथम अवस्था। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर द्वितीय अवस्था देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होगा, जो जन्म दर है, जो प्रजननशीलता की दर है वो तो ऊंची बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। मृत्यु दर में कमी का सीधा सा मतलब है कि वहां पर जो स्वास्थ्य फैसिलिटीज है वहां उसमें सुधार हो रहा है। तो प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, मृत्यु दर में कमी है, और प्रजननशीलता जो है वो समय के साथ में घटती हुई दिखाई देती है। लेकिन वृद्धि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है, क्योंकि जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें दोनों के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है। जीवित रहने वाले लोग ज्यादा है, जन्म दर भी ज्यादा हो रही है, मृत्यु दर कम हो गई, तो यहाँ जनसंख्या अचानक से बढ़ेगी। जिसके उदाहरण क्या है, पेरू, श्रीलंका और केन्या। एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि जो डीटीटी सिद्धांत है उसके अंदर द्वितीय अवस्था क्या है, तो आपको द्वितीय अवस्था तो बतानी है कि यहाँ पर जो प्रजननशीलता है वो ऊंची बनी रहती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, जिसका कारण है स्वास्थ्य में सुधार होना, और यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की अवस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पर उदाहरण भी देने हैं ताकि जो एग्जामिनर हो उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। तीसरे नंबर पर आता है अंतिम अवस्था, जिसमें प्रजननशीलता जो है, जिसको कि हम जन्म दर बोलते हैं, वो क्या होती है, कमी हो जाती है, उसमें मृत्यु दर के अंदर भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जनसंख्या कैसी देखने को मिलेगी, स्थिर जनसंख्या होगी या फिर मंद गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देखने को मिलती है। क्या हुआ, यहाँ पर जन्म दर भी कम हो गई और तो और मृत्यु दर भी कम होगी, तो जनसंख्या कैसी होगी, या तो स्थिर होगी या मंद गति से बढ़ रही है। जिसका कारण क्या है, लोग जो है वो ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, परिवार नियोजन की शैलियां अपना रहे हैं, नीतियां अपना रहे हैं, जिसकी वजह से जन्म दर कम हो चुकी है। और मृत्यु दर में कमी का कारण है कि वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है, स्वास्थ्य सुधार है, वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेटर हो गई है, जिससे मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। जिसके उदाहरण है कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर हमें स्थिति देखने को मिलती है स्थिर या फिर मंद गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। आगे अगर हम बात करें तो आधुनिक व्याख्याओं में संक्रमण को 5 चरणों में बांटा गया है। वो तो डीटीटी सिद्धांत था जिसमें हमें 3 अवस्था देखने को मिलती है, लेकिन आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से इसको कुल 5 चरणों के अंदर विभाजित किया गया है। जिसका कारण क्या है कि क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो और अधिक सूक्ष्म और विस्तृत होती हुई जा रही है, इसीलिए हमें यहाँ पर 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। जिसमें पहली अवस्था जो है
उसके अंदर हमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या जो है स्थिर रहती है या फिर धीमी गति से बढ़ती है। द्वितीय अवस्था जिसके अंदर उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, जिसका कारण क्या है, फिर से लोग जागरूक नहीं है, इसलिए जन्म दर क्या है, उच्च है। परिवार नियोजन नीतियां नहीं अपनाते, जिसकी वजह से जन्म दर उच्च देखने को मिलती है। गिरती हुई मृत्यु दर जिसका कारण है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। तो यहाँ फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर तृतीय अवस्था आ जाती है जिसके अंदर उच्च जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर यहाँ पर मध्यम है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज ठीक ठाक है, इसीलिए यहाँ पर हमें मध्यम मृत्यु दर देखने को मिलती है। चतुर्थ अवस्था के अंदर हमें मध्यम जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी गति से बढ़ती है। अंतिम अवस्था जिसमें निम्न जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है, जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है इसमें ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो ये जो पांचवी अवस्था है ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है, कॉलिन क्लार्क के ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि कौन सी अवस्था को कॉलिन क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है, तो वो अवस्था है पांचवी अवस्था जिसको कि ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। किसने बोला है, कॉलिन क्लार्क ने, याद रखना है आप सभी को। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जापान सहित यूरोपियन कई सारे ऐसे देश है जहां पर हमें निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर दिखाई देती है, और उसको अंतिम अवस्था कहते हैं हम, जहां पर ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था दिखाई दे रही है। अब ये तो हो गई पूरे विश्व के संदर्भ में 5 अवस्थाएं। अगला है भारत के संदर्भ में जनसंख्या संक्रमण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे 1901 से लेकर 1921 तक, जहां पर स्थिर जनसंख्या है कि जो मृत्यु दर है वो भी ज्यादा है और जन्म दर भी ज्यादा है। तो स्थिर जनसंख्या देखने को मिलती है क्योंकि इस समय पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, साथ ही लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि जो जन्म दर है उसको कम किया जाए। तो जन्म दर क्या होती थी, ज्यादा होती थी, मृत्यु दर भी ज्यादा होती थी। तो यहाँ पर स्टेबल या स्थिर जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर जो चरण आता है वो है 1921 से लेकर 1951 तक। यहाँ पर जनसंख्या जो है वो धीमी गति से बढ़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होने लगती है लेकिन जो जन्म दर है वो ज्यादा ही रहती है। तो इसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीमी गति से बढ़ती जाती है। तीसरे नंबर पर होता है जनसंख्या विस्फोट, जहां पर जन्म दर जो है वो ज्यादा रहती है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो रही है, और ज्यादा उनमें सुधार हो रहा है। तो ये अवस्था जो है ये हम बात कर रहे हैं वर्ष 1951 से लेकर 1981 तक की, जहां पर हमें भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है, जब जनसंख्या जो है अचानक से उसमें बढ़ोतरी होती है, अचानक से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की चौथी अवस्था जो कि है वर्ष 1981 से लेकर 2011 तक, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट की अवस्था देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें जन्म दर जो है वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है और मृत्यु दर भी यहाँ पर कम है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो गई है, और ज्यादा बेटर हो गई है। हॉस्पिटल्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, डॉक्टर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो जो लोगों को हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल रही है हेल्थ की, वो क्या हो रही है, बेटर हो रही है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो जो जन्म दर है वो कम देखने को मिलती है, और तो और लोग परिवार नियोजन जैसी नीतियों को भी अपना रहे हैं कि उन्हें अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं। तो ये सभी नीतियां जो है वो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करती है, जो कि कौन सी अवस्थिति है, चौथे नंबर की अवस्था है, जो कि हमें भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो हमने डीटीटी सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं की बात की, 3 अवस्थाओं की बात की। फिर हमने पूरे विश्व के संदर्भ में जनसंख्या संक्रमण की 5 अवस्थाओं की बात की, जिसमें ये जो 5वीं अंतिम अवस्था देखने को मिलती है, जहां पर जनसंख्या जो है उसमें ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, जापान सहित यूरोप के कई सारे देश इसके एग्जाम्पल है जो कि विकसित देश हैं। ये जो 5वीं अवस्था है ये विकसित देशों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां के लोग क्या है,
प्रॉपरली एजुकेटेड है, जागरूक है फैमिली प्लानिंग को लेकर। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि की दर कम होने लगती है। तो ये जो अंतिम अवस्था है 5 अवस्थाओं में से, फिर हमने भारत के संदर्भ में जनसंख्या संक्रमण की कुल 4 अवस्थाओं की बात की, जो कि 1901 से लेकर 2011 तक की अवस्था है। ये सभी अवस्थाएं जो है ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फिर से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे पता लगेगा कि आप सभी ने इस क्लास में ध्यान दिया भी है कि नहीं। तो ये आपका एक मिनी टेस्ट हो गया, छोटा सा टेस्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो कि बेहतर नौकरी के लिए अपने गांव से शहर जाता है, तो उसे शहर के दृष्टिकोण से क्या कहा जाएगा। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन की बात करें तो अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम देयर विलेज टू अ सिटी फॉर अ बेटर जॉब वुड बी कॉल्ड व्हाट फ्रॉम द सिटीज पर्सपेक्टिव, कि सिटी के पर्सपेक्टिव से उस इंसान को क्या कहा जाएगा जिसने शहर को छोड़ा है और सिटी में गया है एक जॉब पाने के लिए, रोजगार की तलाश में। उसको उत्प्रवासी, आप्रवासी, प्रतिकर्ष कारक या फिर अपकर्ष कारक क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा, आप्रवासी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बेटर जॉब की तलाश में सिटी की तरफ जा रहा है, तो सिटी के पर्सपेक्टिव से, शहर के दृष्टिकोण से उसको क्या कहा जाएगा, आप्रवासी या फिर इमिग्रेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 शब्द है, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इनका क्या मतलब है, उत्प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो कि एक स्थान से बाहर जाता है। तो वो जो गांव का व्यक्ति था जिसने गांव को छोड़ा, तो गांव के दृष्टिकोण से वो क्या हुआ, उत्प्रवासी हुआ। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एक एन एमिग्रेंट इज समवन हु मूव्स आउट ऑफ अ प्लेस, दिस वुड बी द विलेज पर्सपेक्टिव। ये जो गांव है उसका पर्सपेक्टिव होगा कि वो जो व्यक्ति है जिसने गांव को छोड़ा है वो क्या होगा, उत्प्रवासी या फिर एमिग्रेंट होगा। वहीं दूसरी ओर जिस स्थान पर वो इंसान जा रहा है सिटी के पर्सपेक्टिव से, वो क्या होगा, इमिग्रेंट होगा, जिसको कि हम आप्रवासी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो कि थॉमस माल्थस ने दिया था, कौन सी सन में, 1893। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, 1893 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इनका मूल तर्क क्या था, पहले नंबर पे तकनीकी प्रगति हमेशा खाद्य आपूर्ति को जनसंख्या से आगे रखती है। दूसरा है लोगों की संख्या जो है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। तीसरे नंबर पर जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में एक स्थिर संतुलन बना रहता है। चौथा है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए हमेशा फायदेमंद होती है। तो यहाँ अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो जो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए हमेशा फायदेमंद होती है, बिल्कुल भी नहीं। जनसंख्या वृद्धि जो है वो किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होगी, फायदेमंद नहीं होगी। वो एक नेगेटिव इंप्रेशन डालती है, क्योंकि उस क्षेत्र के जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उस पर क्या आता है, भार आता है, प्रेशर आता है, क्योंकि लोग ज्यादा है और रिसोर्सेस क्या है, कम है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में एक स्थिर संतुलन है। खाद्य आपूर्ति क्या है, तेजी से नहीं बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या जो है हर 25 वर्ष में दोगुनी होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोगुनी होने की वजह से उन लोगों को खाद्य की पूर्ति नहीं हो पाती, खाद्य सामग्री की पूर्ति हमें दिखाई नहीं देती। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। फिर आता है बी ऑप्शन कि लोगों की संख्या जो है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। तो यही है वो स्टेटमेंट जो कि माल्थस ने बोला था। जो तर्क है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, ये माल्थस ने अपने माल्थस सिद्धांत के अंदर बोला था, जो कि उन्होंने 1893 में दिया था। तो आज हमने समझा कि पूरे विश्व भर में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है और डेंसिटी क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। साथ ही हमने ग्रोथ को भी पढ़ा। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ है, उनके सभी फैक्टर्स को हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि इस चीज को प्रभावित करते हैं। साथ ही हमने पुल फैक्टर्स पढ़े, पुश फैक्टर्स पढ़े। हमने 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांतों की भी बात की, जिसमें पहला माल्थस सिद्धांत था,
दूसरा था डीटीटी जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।